नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज 11 मार्च है और 11 मार्च को हम लोग नेशनल ड्रीम डे के रूप में मनाया करते हैं। आप सभी से भी उम्मीद है कि आप अपने ड्रीम्स को हमेशा हाई रखेंगे, अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक शानदार से सवाल के साथ जो कि चाबाहार पोर्ट से रिलेटेड है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो ईरान की यात्रा पे गए थे और ये जो चाबाहार पोर्ट है इसको लेकर के उनकी ऑफिसल्स के बीच बातचीत हुई थी। क्या है ये चाबाहार पोर्ट और कौन से देश में है, कौन से देश में है, इसका तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, राइट। तो चाबाहार पोर्ट जो कि क्रूसियल है इंडिया के एक्सेस के लिए सेंट्रल एशिया के साथ, इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दोस्तों, चाबाहार पोर्ट ईरान के अंदर में लोकेटेड है। सो बेसिकली दिस इज अ सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज ट्रेड एंड स्ट्रैटेजिक एक्सेस टू सेंट्रल एशिया बाई पासिंग पाकिस्तान एंड इज लोकेटेड इन ईरान। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, इस टॉपिक से ना आपसे एसएसबी में भी सवाल पूछा जा सकता है कि चाबाहार पोर्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आप तीन चार पॉइंट वहां पे रख सकते हो। पहला, कि ये अलाउ करता है इंडिया को कि वो पाकिस्तान को बाईपास कर दे जब वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा हो। मतलब पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है जी, हम डायरेक्ट अपने गुड्स को अफगानिस्तान भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कि इंडिया और ईरान के बीच में जो एक तरीके से जो हमारी बिजनेस है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, एक्सेस को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये की गेटवे हो जाएगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। तीसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ जो भारत का ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस चाबाहार पोर्ट के निर्माण से, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट दैट यू कैन से, it will help Afghanistan for its trade with other countries, right? So these are the 4 points जिनको आप अपने एसएसबी इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे पूछा जाता है तो आप रख सकते हैं। तो ये है दोस्तों चाबाहार पोर्ट दैट यू कैन सी हियर। So basically it is international north south transport corridor and is a combination of road, rail and sea routes that connects Russia, Europe, Central Asia, Iran and India, right? नाउ लेट अस मूव अहेड। अगर आपसे एग्जाम में डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या आप बोलोगे? हाँ जी, चलो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो दोस्तों, आज के सेशन का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दोस्तों, एक तरफ एक्सपोनेंट्स हैं और दूसरे तरफ डांस फॉर्म्स। जैसे आपको याद होगा, जो हमारे बिरजू महाराज जी हैं, ये कथक के बहुत ही कथक के लिए जाने जाते रहे हैं, ठीक है। एक होता है कथक और एक होता है कथकली, दोनों में डिफरेंस है ना। कथक कहाँ का है बाबू? यूपी का। और कथकली केरला का, राइट, या तमिलनाडु का, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसी तरीके से पुष्पा भोयन जी भारतनाट्यम से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है? भारतनाट्यम से, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ जाना जी, ये ओडिसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब जब तीन आंसर आपको मिल जाते हैं तो चौथा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। कथकली के लिए कौन हो जाएंगे? शंकरन जी। तो ए का हो गया फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रिजेक्ट हो गया, राइट। ए और सी दो रिजेक्ट हो गया ना, क्योंकि ए का हमारा फोर्थ आंसर है। जेना जी ओडिसी से रिलेटेड है। पुष्पा जी भोयन, तो इनके नाम का जो टाइटल आ रहा है ना, भोयन इज रिलेटेड टू भारत, यानी बी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो बी का तीसरा यहां भी है। ऑप्शन नंबर डी भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसमें सेकंड वाला आ रहा है। बिरजू महाराज जी कथक, यानी सी का दूसरा, तो सी का दूसरा है। और डी का पहला है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यार, आर्ट एंड कल्चर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। एनडीए 2009 में ये सवाल आया था, ऐसे ही सवाल सीडीएस में भी आते रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। देखो, इलोरा केव्स दैट यू नो कहां पे है बाबू? महाराष्ट्र में, राइट। और महाबोधि टेम्पल ये आपको बिहार में मिल जाएगा, यानी डी का हो जाएगा चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर बी रिजेक्ट हो गए, दो ऑप्शंस रिजेक्ट कर लिए। बी का हो जाएगा पहला। अब देखो, बी का पहला कहां पे है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर सी भी रिजेक्ट हो गया, और जब तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो आप यहां से डायरेक्टली निकाल लोगे।
अब उस हिसाब से ए का हो जाएगा तीसरा, यानी बृहदेश्वरा टेम्पल है तमिलनाडु में, ठीक है। इलूरा केव्स है महाराष्ट्र में। सी का हो जाएगा दूसरा, यानी हाम्पी, हाम्पी की गुफाएं कर्नाटक में है। और आप वीडियो पॉज करके मेरे को बताओ कि हाम्पी का पिक्चर इंडियन करेंसी के किस नोट के ऊपर है, किस करेंसी के ऊपर हाम्पी की पिक्चर लगी है, जल्दी से बता दीजिए। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हियर गोज द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे। ये एनडीए 2009 में पूछा गया है। विनर ऑफ बुकर प्राइज और उनका नोबेल, जैसे अरुंधति रॉय, किरण देसाई, सलमान रशीद, वीएस नैपाल। दोस्तों अरुंधति रॉय ने जो नोबेल लिखा है उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई जी के द्वारा द्वारा जो नोबेल लिखा गया है उसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। सलमान रशीद जी का है चिल्ड्रन से रिलेटेड मिडनाइट्स चिल्ड्रन। और वीएस नैपोल जी ने जो लिखा है उसका नाम है इन अ फ्री स्टेट। ठीक है जी। नाउ लेट अस मूव अहेड। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीडीएस 2012 में पूछा गया है। इन सोनार, सोनार का सबसे पहले फुल फॉर्म बता दो। सोनार का फुल फॉर्म होता है एस से साउंड, ठीक है, एस ओ से साउंड, एन से नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। जैसे मान लो एक सिप है हमारे पास, ठीक है, यहां पे एक ट्रांसमीटर लगा है और यहां से इसने वेव ट्रांसमिट करा, नीचे की तरफ गया और नीचे में कोई भी ऑब्जेक्ट से टकराया, ठीक है, और वापस से यहां पे चला गया रिसीवर के पास। तो रिसीवर जो होता है ना, ये मैथ में तेज होता है, ये कैलकुलेट कर लेता है कि यहां से नीचे जाने में और वापस यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, तो उसका आधा कर देगा तो नीचे जाने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्पीड पता है कि कितने से के स्पीड से गया है, तो टाइम और स्पीड पता है तो डिस्टेंस निकल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है नीचे में, निकल जाएगा ना। हो सकता है वो दुश्मन का जहाज ही हो, दुश्मन का पनडुब्बी हो। तो सोनार बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, एक तरीके से ये हमारा सुरक्षा कवच है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है जो कि पानी के अंदर में हो, ठीक है। तो सोनार के अंदर में कौन से वेव्स यूज होते हैं? सोनार जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर में जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है ना, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकता है, ठीक है। तो सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होते हैं टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक? यू मस्ट हैव सीन एटॉमिक क्लॉक गाइज। तो एटॉमिक क्लॉक में एज अ टाइम कीपर हम किस एलिमेंट का यूज करते हैं? हैव यू एवर हर्ड अबाउट कैसियम? कैसियम जिसका हम लोग उपयोग करते हैं टाइम कीपर के अंदर में, एटॉमिक क्लॉक टाइम कीपर की तरह एटॉमिक क्लॉक के अंदर में, ठीक है। क्या अब यहां पे एक सवाल आता है कि वाई कैसियम, कैसियम का ही इस्तेमाल क्यों करें? आपके दिमाग में कोई जवाब आ रहा है? थोड़ा सा जोर डालिए। नहीं आ रहा है? चलो मैं बताता हूं। तो यार कैल्शियम का ही हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि देखो उसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। और एटॉमिक क्लॉक जो होते हैं दे आर द मोस्ट एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइस विथ एन एरर अबाउट 1 सेकेंड इन 100 मिलियन ईयर्स। 100 मिलियन ईयर्स में ना उसमें एरर आ सकता है मैक्सिमम तो 1 सेकेंड का आ सकता है, मतलब बहुत ही हाईली एक्यूरेट होते हैं एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। और कैल्शियम का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, दैट इज वाई कैल्शियम इज यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक। यू कैन सी एटॉमिक क्लॉक इन द पिक्चर हियर फ्रेंड्स। नाउ अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यार ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। देखो 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻⁹मीटर, राइट। लेकिन आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे ना तो ऑप्शन में कहीं भी -9 वाला पावर है नहीं, और ऑप्शन में सबका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है जी। तो सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, 2 और घटा दीजिए, 10⁻⁻⁷ हो जाएगा।
ठीक है, यानी 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर होता है और 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यार इस तरीके का सवाल ना हमेशा से पूछा जाता रहा है सीडीएस के एग्जाम में, मतलब रेलवे जोन से सीडीएस को बहुत ज्यादा प्यार है। ये 3-4 बार रिपीट हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे नॉर्थ सेंट्रल, इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद के अंदर में है। नॉर्थ ईस्टर्न का आप हेडक्वार्टर बता सकते हो क्या? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये भी यूपी में ही है, गोरखपुर में, तो बी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर आपको पता है? डू रिमेंबर एनीबॉडी? सेंट्रल रेलवे का तो मुंबई में है दोस्त। ठीक है, अगर साउथ सेंट्रल भी याद है ना तब भी हो जाएगा। साउथ सेंट्रल का है सिकंदराबाद। ठीक है जी, तो वेस्ट सेंट्रल का अपने आप पता चल जाएगा, जबलपुर। यानी ए का हो गया हमारा चौथा। तो ए का चौथा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, यानी सी और डी को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो इसको बनाने का टेक्निक बहुत ही शानदार है। और हम लोग एग्जाम में ऐसे जब स्कूल वाला एग्जाम होता था ना तो वहां पे ऐसे बीच में ला करके मिला देते थे और फुल मार्क्स मिल जाते थे, है ना? याद है ना वो निंजा टेक्निक? यस। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है गोरखपुर में। नॉर्थ ईस्टर्न का कहाँ है बाबू? गोरखपुर में। तो यानी कि हो जाएगा हमारा बी का तीसरा। ठीक है, और बी का तीसरा कहां पे है बाबू? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में बचाना, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी भी गलत हो गया। यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। ठीक है, और डी का हो जाएगा पहला साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। अब देखो हमारे यहाँ 18 रेलवे जोन्स हैं जिसमें से 17 ऑपरेशनल हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप अच्छे से याद कर लेना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, which one of the following elements will be isobar of calcium if the atomic number of calcium is 20 and its mass number is 40? सबसे पहले आइए आइसोबार को समझते हैं। आइसोबार बोलते किसको हैं? तो यार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम 11 और 12 है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का 23 है। ठीक है, तो एटॉमिक मास सेम हो जाएगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे। जैसे देखो इसका एटॉमिक मास 40 है और एटॉमिक मास निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, तो 18 और 22 जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। यानी उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, अगला सवाल जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, when the sun is near the horizon during morning or evening it appears reddish, the phenomenon that is responsible for this observation is। अब यार देखो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे सन जो हमारा होता है ना, दैट इज नियर द हॉरिजॉन, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर हियर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा रेडिश दिखता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो लाइट्स है ना वो स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन रेड लाइट जो होता है ना वो ज्यादा स्कैटर नहीं होता है, इसलिए रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, और ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो द वन आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन वो फ्लैट क्यों दिखता है? तो फ्लैट वो दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है जी, सो इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जाता हूं, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या डिफ्रैक्शन? वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। दोस्तों बैचेस के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। 29 फरवरी से हमारी रक्षक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुई है CDS 12024 के लिए, जिसका एग्जाम 21 अप्रैल को होना है। जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू फ्रेंड्स एंड दिस इज द बेस्ट एवर बैच फॉर CDS। फटाफट से इसमें इनरोल कर लीजिए। और प्लस सब्सक्रिप्शन के तो आपको फायदे पता ही हैं, ये एकदम नेटफ्लिक्स की तरह होता है दोस्त। ठीक है, FCAT के लिए हमारी कोर्सेज ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो। इस सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्त। जय हिंद।